जब मैं बेदार हुआ तो घटाटोप अंधेरे का राज था। चंद लम्हे तो मैंने अतराफ के माहौल को समझने की कोशिश की, फिर उठ बैठा। मुझे अपने मुंह में रुई जैसी खुश्की महसूस हो रही थी। शायद मुझे हलक तार करने के लिए किचन का रुख करना चाहिए। ठंडे फर्श पर पाँव जमाते हुए मैंने भरपूर तरीके से अपनी आंखें रगड़ी, मगर धुंधलाहट कम नहीं हुई। ये यकीन नाकाफी नींद और ज़्यादा शराब का नतीजा था। मेरी शर्ट जिस्म से चिपकी हुई थी, ये चिपकी और गीली हो रही थी। गार्ड, मैं अपने कपड़ों में ही सो गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से तारीक हालवे में आया। दूसरे सिरे पर किचन के दरवाजे से रोशनी की लकीर झांक रही थी। मेरी आंखें अब इस नीम अंधेरे माहौल से मानूस होने लगी। किचन के दरवाजे के करीब पहुंचने पर अचानक मुझे अपने पीछे की साई की हरकत नजर आई। मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। मेरा ख्वाबीदा जहन एकदम बेदार हो गया। मैंने तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, तभी मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि यह आईने में सिर्फ मेरा अक्स था। मेरी शर्ट भी गहरे दागों से हटी हुई थी। मैंने किचन का रुख किया और दरवाज़ा खोला ताकि रोशनी मुझे यकीन दिला सके कि यह महज अंधेरे में दिखाई देने वाला वाहिमा था। लेकिन कोई गलती नहीं थी। मेरी कमीज वाकई खून से रंगी हुई थी। शराब शायद अब भी मेरे दिमाग से नहीं उतरी थी। मैं बौखलाकर किचन की सिमत मुड़ा। ये कैबिनेट्स की बजाय किताबों से भरे महागनी के शेल्फों से लेस था। चूल्हे की बजाय दीवार के साथ एक टेबल खड़ी थी। ये किचन नहीं था और ये मेरा घर भी नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये कैसे शुरू हुआ, मैं कहाँ था और ये कौन सी जगह थी और मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ। ये ऑफिस था, ये शायद लाइब्रेरी। एक दीवार पर किताबों की भरमार थी। बाकी कमरे में भी फर्श से छत तक किताबों से भरी अलमारियाँ थीं। मेरे पैरों के नीचे सख्त लकड़ी के फर्श ने मुझे बताया कि चीज़ें इससे भी बदतर थीं जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि खून आलूदा कदमों के निशानात मेज़ से दरवाजे तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे। खौफ से मेरा दम घुटने लगा। मैं लर्जते कदमों से इन निशानात के ताक़ुब में डेस्क के कम में आया और एक लम्हा के लिए मेरी आंखों में ज़मीन व आसमान घूम गए। एक आदमी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पीठ के बल अपने ही ऊन में डूबा पड़ा था। मैंने डेस्क का कोना पकड़कर मुश्किल खुद को गिरने से बचाया। उलझन और खौफ लम्हा ब लम्हा मेरी सोचने समझने की सलाहियत सलब करने के माने थे। यहाँ पर और कौन था? मैं यहाँ क्यों था? मेज़ पर खतूत के साथ साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड भी पड़े हुए थे। जॉन रैनी मेरा नाम। मेरा मेल इस अजनबी की मेज़ पर क्यों था? मैंने अपना लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड उठाया और ऑफिस से बाहर निकला। आसपास मुकम्मल खामोशी थी। ऐसी अलामत नज़र नहीं आ रही थी जिससे जाहिर हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इसी बेडरूम में वापस आया, कोई ऐसा सुराग देखने के लिए जो मेरे मौजूदा हालात की वजाहत करता हो। यहाँ की खिड़की से घर के एक भी हिस्सा नजर आ रहा था। सुबह के सरमई बादल अपनी आंसू एक खूबसूरत तराशीदा लान पर बरसा रहे थे। कनीसा मुझे मुबहम तौर पर याद है, ये शुमाल में कहीं है। मैं अटलांटा में 10 साल से मुकीम था, लेकिन मैंने कभी शहर से बाहर इन इलाकों में सफ़र नहीं किया था। घर खाली सा लग रहा था। मैं अपने दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था और दुआ कर रहा था कि मुझे कातिल ना मिले। अगर मैं अकेला था तो ना जाने कब तक अकेला रहता। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन मैं कितनी देर तक दिन की रोशनी में खून के भीगे हुए लिबास में घूम सकता था। एक लम्हा के लिए भी मैं 911 पर कॉल करने पर गौर करने लगा, लेकिन मैं क्या कहता? कौन यकीन करने वाला था कि मैंने अपने आप को यहाँ एक मुर्दा आदमी के साथ पाया। मुझे अलमारी से एक साफ शर्ट मिली। ये फिट नहीं थी, बटन भी तंग नजर आ रहे थे, मगर मेरी इस खून आलूदा चिपकती शर्ट से कई हजार गुना बेहतर थी। वो औरत होटल के एक बार में एक औरत थी। मेरा सेमिनार खत्म होने के बाद एक ड्रिंक पीने के लिए मैं रुका। वो अकेली बैठी हुई थी। वो इस किस्म की औरत थी कि जिसकी मौजूदगी जुर्म को जन्म दे सकती थी। कोई भी मर्द जो ज़रा भी जुमालियाती ज़ौक़ रखता हो, इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था। जब वो मेरी टेबल के करीब आई तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं आम तौर पर ऐसा नहीं करती, इसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन तुम ऐसे आदमी लग रहे हो जिससे मैं एक ड्रिंक ऑफर कर सकती हूँ। मैंने गहरा सांस लिया और ये सोच कर आह भरी कि अब क्या हो सकता है। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। वो यूँ मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की मासूम बात पर मुस्कुराया जाता है। मेरा बायां हाथ बिल्कुल सामने था। मुझे यकीन था कि इसने मेरी शादी की रिंग को देख लिया है। आई सी, इसने कहा। ठीक है, फिर ये ड्रिंक मेरी तरफ से और आपका दिन अच्छा गुजरे। वो मुड़कर दिलकश चाल चलती हुई दूर चली गई और मैंने खुद पर लानत भेजी। इस कदर मुहतात होने की भी क्या ज़रूरत थी? एक ड्रिंक पीने से क्या क़यामत आ जाती। एक वक्त था जब, ओ गॉड, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो वक्त गुजर चुका है और वो अब मेरी बीवी थी जिसे मैं प्यार करता था, और 2 बच्चे थे जो मेरी ज़िंदगी में थे। बारटेंडर मेरे लिए दूसरी ड्रिंक लाया और मैं अपनी बनाई हुई फैंटेसी के साथ इसका मज़ा लेने लगा। मैंने ड्रिंक खत्म की तो देखा वो वहीं मौजूद थी, मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझसे नज़र मिलते ही वो मुस्कुराई तो जवाबन मैं भी मुस्कुराया। क्या आप वाकई मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं चाहते? इसने दोबारा सवाल किया। कम ऑन, मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे बगैर किसी ताहीर के घर जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास एक खूबसूरत जिस्म था और एक दिलकश चेहरा जिसने मेरी आंखों और मेरी मर्जी को यरगमाल बनाए रखा था। ओके, मुझे लगता है इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैंने बगैर लड़े ही हथियार डाल दिए। एक हसीन औरत जब इतने इसरार से दावत दे तो दिल और दिमाग मुज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं रहते।
मैं भी इस वक्त सिर्फ अपने अंदर के बहके हुए मर्द की बात सुन रहा था। इसका नाम दिला था और वो एक पियानिस्ट थी। अपर क्लास के मेहमानों के लिए मूड म्यूजिक चलाती थी जो अक्सर लॉबी के लाउंज में आते थे। शैरोन, मुझे शैरोन को फ़ोन करना चाहिए। क्या वो क्या सोच रही होगी? शायद इसने अब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो। जहाँ तुम कहा हो पूरी रात बाहर गुजार कर भी तुम्हारी जी नहीं भरा। शैरोन, मैं मुश्किल में हूँ। मेरा ऐसा जिस बात के बोझ तले दबकर टूटने लगा, और जब मैंने इसकी मुलायम आवाज़ सुनी मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद आई। वो मेरे आसाब को जोड़े रखती थी। मैं इसे बताना चाहता था कि मैं कभी भी एक साथ हमारी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ और कैसे यहाँ पहुँचा। दूसरी तरफ खामोशी आ गई। मुझे यकीन था कि वो बिल्कुल भी नहीं समझी होगी, और इसने कहा भी यही। मैं नहीं समझी। मुझे इस घर में होश आया है, मुझे मालूम नहीं कि ये कहाँ है। आखिर चीज़ जो मुझे याद है वो सेमिनार के बाद दी प्लाजा के बार में शराब पीना है। तुम किसके साथ शराब पी रहे थे? इसने सवाल किया। मैं इसे औरत के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। वो नहीं समझेगी अगर मैं कहूँगा कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने शैरोन को बताया कि मैं अकेला ही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इसने पूछा। मैंने अपनी गाड़ी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने इसलिए कहा कि वो होल्ड पर रहे और मेन इंटरेस्ट की तरफ आया। मेरी चाबियाँ मेरी जेब में थी, लेकिन ड्राइववे में कोई कार नहीं थी और 3 कारों वाले गैराज में सिर्फ एक ही कार थी, एक काली मर्सिडीज। मैंने शैरोन को बताया कि मेरी कार वहाँ पर नहीं है। मैंने इसे खून और लाश के बारे में बताया। इसकी आवाज़ कांपने लगी। अब वो फ़ोन पर चीख रही थी। तुम्हें पुलिस को बुलाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे ख्याल में वो इसका इल्ज़ाम किस पर आयद करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो रोने लगी। तुम्हें निकलना होगा, तुम वहाँ नहीं रह सकते। बाहर निकलो, शायद तुम्हें कोई जानी पहचानी चीज़ नजर आ जाए। ये बात मेरी समझ में भी आ रही थी। मैं यकीनी तौर पर वहाँ नहीं रह सकता था। जिसने भी इस शख्स को लाइब्रेरी में कत्ल किया है वो वापस भी आ सकता है, जब तक कि वो कातिल खुद मैं ना हूँ। मैंने शैरोन को एड्रेस और जिप कोड दिया। चंद ही लम्हों में इसने अपना लैपटॉप खोला और मुझे जवाब दिया। तुम कोब काउंटी में हो? इसने कहा। यह अटलांटा के शुमाल मगरब में 30 किलोमीटर के फासले पर है। मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता। तुम्हें बच्चों के साथ रहना होगा। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं किसी महफूज मकाम तक पहुँचूंगा तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। मैंने अपनी हून आलूदा शर्ट तकिए के नीचे रखी और बेडरूम से बाहर आ गया। सामने का दरवाज़ा ग्लास से आरास्ता ब्लॉक की लकड़ी का था। दरवाजे से लगे ग्लास से गैचे दूसरी तरफ का मंजर धुंधला रहा था, लेकिन एक तस्वीर यकीनी तौर पर मौजूद थी। एक गैर वाज़े शक्ल दरवाजे के करीब खड़ी थी और शायद दस्तक देने वाली थी। मैं पीछे हटकर साथ वाले कमरे में चला गया। ड्राइववे में एक छोटी कार दिखाई दी। दरवाजे के डेड बोल्ट में लगने वाली चाबी की आवाज़ ने मुझे फौरी तौर पर इस फैसले पर मजबूर कर दिया और मैं तेज़ी से पिछले दरवाजे से बाहर निकला, तालाब की बाढ़ में छुपते छुपाते और दुआ करते कि मुझे कोई देख न ले। जुनूब में अब भी कुछ लोग बारिश के दिन को किसी लिफ्ट देने की रस्म पर यकीन रखते थे। मुझे मिलने वाला वो शख्स काफ़ी मेहरबान था। मुझे अटलांटा के मरकज़ में एक होटल तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया, जहाँ मेरी कार अभी भी ज़ेर ज़मीन पार्किंग में मौजूद थी। तमाम कहानियों की शुरुआत एक सी होती है और यह कहानी प्लाजा होटल से शुरू हुई थी, इसलिए मेरे जवाबात की तलाश में वहाँ लौटना ही मुनासिब था। मुझे इनको तलाश करना था इससे पहले कि पुलिस नुक्तों को जोड़े और एक तस्वीर दरियाफ्त करे जो मेरी तरह नजर आती थी। फ्रंट डेस्क पर एक हैंडसम नौजवान मेरे गीले और मुलगजे कपड़े को देखते हुए एक पुरजोश मुस्कुराहट और उलझन का इजहार करते हुए बोला, मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन लाउंज में कोई पियानिस्ट नहीं है। हमारे पास कोई पियानो बजाने वाला नहीं है। हमारा म्यूजिक रिकॉर्डेड होता है। मैंने जो कुछ देखा इसके बाद मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था। झूठ वो गूंद है जो जाले को एक साथ रखता है, और इस औरत ने मुझे इस जाल में खींच लिया था। शायद मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ये शायद वो मुझे जानती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसने मेरे साथ आए ऐसा क्यों किया। बार मरकजी लॉबी से जुड़ा हुआ था। मैंने बार टेंडर को देखा, इसकी नज़र भी मुझसे मिली। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो भाग खड़ा होगा, लेकिन वो यकीनी तौर पर मेरे करीब से गुजरे बगैर नहीं भाग सकता था। फरार का रास्ता मसदूद होने पर मैंने इसकी आंखों में छिलकती मायूसी भांप ली। वो मुझसे नजरें चुराते हुए काउंटर साफ करने लगा। तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था? इस बार मेरी आवाज़ बुलंद थी। कई सर इस जानिब उठ के, मैं नहीं जानता कि आपका क्या मतलब है, इसने दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। यकीनन वो वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ ना कुछ डाला। क्या इसने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? मेरी आवाज़ मुसलसल बुलंद होती जा रही थी। बार टेंडर मुझसे दूर हो गया, लेकिन मैंने इसका पीछा किया। मुझसे बात करो यू बास्टर्ड। मैं चीखा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इस बार वो भी घबरा कर चिल्ला उठा, इन्हें कॉल करो, डैम इट, इन्हें कॉल करो। दीगर कस्टमर झगड़े से खुद को दूर रखते हुए बार छोड़ने लगे। तुम किसी को फ़ोन नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि मैंने अभी भी एक मुर्दा आदमी के साथ घर छोड़ा है। तुम पुलिस को कॉल करो और इन्हें बताओ कि इसमें तुम्हारा हिस्सा क्या था। मेरा किसी मुर्दा आदमी से कोई तल्लुक नहीं। सरगोशी करते हुए इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो फिर बेहतर है मुझसे बात करो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। इसने निगाहें नीचे रखते हुए गहरा सांस लिया। क्या हम कहीं और बात करें? इसने कहा, अपने हाथ इसकी गर्दन से दूर रखने के लिए। मैं इस बेंच पर इससे काफ़ी फासले पर बैठा। इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर शायद इसके पास वो मालूमात थी और मैं इसके बगैर खुद को इस बखेड़े में कभी निकाल नहीं सकता था। देखो, अगर कोई मार गया है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसने समझाने की कोशिश की। इसे पसीना आ रहा था और वो काफ़ी घबराया हुआ था। मुझे शुबा था कि वो इससे कहीं ज़्यादा जानता है जितना वो बता रहा था। तुमने मेरी ड्रिंक में क्या डाला था? GHB। क्या मुसीबत है? इसने
एक बार का इतराफ कर लिया। जीएचपी मैंने दोहराया, ये क्या है? मैं नहीं जानता, शायद किसी किस्म का नशा है, इसने मुझे तुम्हारी ड्रिंक में डालने के लिए बोला था। तुमने ऐसा क्यों किया? शदीद गुस्से में मेरे पेट में गिरहें पड़ने लगी। मुझे नहीं मालूम, इसने हाथ ऊपर करते हुए कहा। तुम भी उसे देख रहे थे, इसी वजह से तुम इसके साथ गए। मुझे नशा दिया गया था, मैंने दांत पीसे। हाँ, लेकिन जब तुम इसके साथ जा रहे थे तो अपने पाँव पर खड़े थे और हंस बोल रहे थे। मेरे पास कोई तदबीर नहीं थी, वो सही कह रहा था। मैं बेचैन होने लगा, चीज़ें मुबहिम होती जा रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि मुझे याद ना रहता जब मैं इसके साथ चलते हुए इसकी सडोर पिटलियों को देख रहा था। हालांकि मैं ऐसा मर्द नहीं था, शायद शराब और मंशियात ने मुझे ऐसा बना दिया कि इसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश में मैं भूल ही गया था अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मोहब्बत और वफादारी के बारे में, अपना फलसफा तक भी। बारटेंडर मुझे घूर रहा था, इसने मेरे चेहरे पर देखा। वो कौन थी? मैं नहीं जानता। विला ने मुझे जो कुछ बताया वो भी झूठ निकला। तुम इसका सरनेम भी नहीं जानते है ना? बिल्कुल, मैं इसके साथ गया था और मैंने इसका सरनेम पूछने तक की जहमत नहीं की। मैं तो वाकई इसका नाम नहीं जानना चाहता था, मैं तो बस कुछ और ही चाहता था। मेरे जहन में अचानक एक धमाका हुआ। मुझे उस रात का कुछ हिस्सा याद आया। ये एक मुबहम किस्म की याददाश्त थी, एक स्नैप शॉट, सिर्फ एक लम्हे के लिए। लेकिन मुझे याद आने लगा, इस वक्त मैं इतना नशे में था कि बजाय डरने के मुतजस्सिस होकर इसके करीब चला गया। मुझे एहसास था कि मैं कुछ अहम दरियाफ्त करने वाला हूँ और फिर दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। मुझे जब होश आया तो मेरी जिंदगी ये खौफनाक मोड़ ले चुकी थी। गलत जगह, गलत वक्त, मैंने सोचा। तुम्हें लगता है कि ये सब बस एक इत्तेफाक था? बारटेंडर ने मेरे नतीजे पर हैरानगी से पूछा। वो तुम्हें ढूंढ रही थी सारा दिन, इसने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं नहीं जानता, इसने कंधे झुकाए। इसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी ड्रिंक में वो चीज़ डाल दूं। देखो, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि इस वक्त मेरी माफ़ी से तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत पेश आ सकती है। बेहतर होगा कि हम अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लें। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार राजी हो गया और मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मैं जानता था कि वो सिर्फ अभी के लिए अपनी खाल बचा रहा है और शायद तुलुए आफ्ताब से पहले ही वो शहर से बाहर जा चुका हो। वैसे क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी था? इसने जाते जाते पूछा। मुझे याद नहीं, मैंने जवाब दिया। टू बैड, इसने जैसे मुझ पर तरस खाया। मैं अक्सर सोचता था कि शेरोन ने मेरे साथ रहने का इंतखाब क्यों किया। मेरी मौजूदा मुसीबत ने इस रात को मजीद गहरा कर दिया। इसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की, मेरी ज़िंदगी के बदतरीन हालात में भी, और अब मैं इसका सिला इसे एतराफ़ की सूरत में देने जा रहा था। मैंने बार में एक अजनबी औरत के साथ शराब नोशी की। इसकी गुर्बत की ख्वाहिश में बिना सोचे समझे सर के बाद इसके साथ दौड़ा दौड़ा चला गया, जिससे मेरा तो क्या, हम दोनों का मुस्तकबिल खतरे में बढ़ चुका था। और गुज़श्ता बरसों के दौरान मैंने ये पहला अहमकाना काम नहीं किया था। जब मैं घर वापस आया तो शेरोन घर पर अकेली थी। बच्चों को इसने अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। हमारे बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। हम दोनों में से कोई भी इस नाखुशगवार सूरत हाल पर बात शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। तभी मेरी नजरें अचानक टेलीविजन स्क्रीन पर टिक गई। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने इस घर को पहचान लिया, वो घर जहाँ मैंने खुद को एक लाश के साथ पाया था। मजीद हैरानकुन इंकशाफ ये हुआ कि मरने वाले का नाम मेरा नाम था। वो शाम की अबरू पर मेरी मौत की बहस कर रहे थे। आज अटलांटा के बाहर कॉब काउंटी में सब डिवीजन में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली है जिसे गोली मारकर हलाक किया गया है। मकतूल की तलाश मिस्टर जॉन रेनी के तौर पर की गई है। लाश की घर की लाइब्रेरी से, जिसमें ज़बरदस्ती दाखिले का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस के पास इस वक्त कोई मुश्तबा या मुहर्रिक नहीं है। मिस्टर रेनी की मुलाजमा मारिसिया विनश जब काम करने के लिए पहुंची तो लाश को उसने दरियाफ्त किया। मुलाजमा के मुताबिक मिस्टर रेनी अकेले रहते थे, इनसे कोई मिलने नहीं आता था और ना ही इनका कोई दुश्मन था। मेरे जहन हर तफसील को नक्श कर रहा था। इससे पहले कि पुलिस पता लगाए कुछ शवाहिद दरियाफ्त करने में कितना अर्सा लग सकता है कि मैं जिंदा था और वहाँ मौजूद था। उंगलियों के निशानात, मैंने चीज़ों को छुआ था, मैं बिस्तर पर सो चुका था। बाल या कपड़ों के रेशे जो पीछे रह गए हों। मुझे डर था कि मेरा वक्त अचानक खत्म हो जाएगा। मैंने जो कुछ याद रखा, शेरोन को वो सारी तफसीलात बताई। इसकी आंखों में मायूसी उभरी और देखते ही देखते गुस्से में बदल गई। मैं ये इसके चेहरे पर पढ़ सकता था। वो मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहना चाहती थी। मैंने खुद को इस हमले के लिए तैयार भी कर दिया। इसने तुम्हारी शनाख्त चुरा ली है, इसने आखिरकार कहा। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पर तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर अब भी मौजूद है। जब भी तुम किसी चीज़ की अदायगी चेक के साथ करते हो तो कोई भी इसे देख सकता है। तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तुम हमेशा कागजात बेपरवाही से फेंक देते हो। मैं तुम्हें बताती रहती हूँ लेकिन तुम सुनते ही नहीं। उसके बावजूद इसकी आवाज़ पर सुकून और तजज़ियाती थी। वो हमेशा मेरे मुकाबले में दिमागी और आसाबी तौर पर मजबूत रही थी। ये मैं ही था जो अपनी बेवकूफ़ियों के बायस खुद को और इसे मुसीबत में डाल सकता था। ये एक इत्तेफाक नहीं था। इसने बात जारी रखी। अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन है। इसने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इन परेशान कुन हालात में भी इसकी बात से मेरे अंदर देर सुकून उतरा। इसका मतलब था कि इसने अभी तक हमसे हार नहीं मानी थी। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मैंने इसे गले लगाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से हट गई। शायद वो भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। तमाम खबरों में कत्ल का जिक्र था और मैंने हर एक को देखा। अगली सुबह तक मैं एक जासूस बन चुका था। मुझे मारिसा विनस को तलाश करना था। अगर कोई जानता था कि इस घर के अंदर और बाहर कौन रहा है तो वो मुलाजमा ही होनी चाहिए। ये मारिसा को तलाश करना मुश्किल नहीं हुआ।
इसका फ़ोन नंबर दर्ज था और ये मुझे सीधा इसके दरवाजे तक ले गया। वो मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। मिस विनिश, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपसे जान रेनी की मौत के बारे में बात कर सकता हूँ? मैंने पूछा। तुम कौन हो? ओह, मैं एक रिपोर्टर हूँ, जो मॉरिस। मैं झूठ रवानी से नहीं बोल सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी इस अजीबोगरीब कैफियत को नहीं पहचान पाएगी। अटलांटा गैजेट, मैंने कभी गैजेट के बारे में सुना नहीं। वेल, हम नए हैं, मैंने वजाहत की। जब तक कि मैंने एक छोटा सा नोटपैड नहीं निकाला तब तक वो मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही। फिर इसने मुझे अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुला लिया। मैंने पहले ही वो सब कुछ बता दिया जो मैं मिस्टर जॉन रेनी के बारे में जानती थी। इसने थकी हुई सांस के साथ कहा। क्या इसकी कोई खातून दोस्त भी थी? मैंने पूछा। मैं 5 बजे तक अपने घर में आ जाती हूँ, मुझे इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ इल्म नहीं। तो कोई औरत कभी घर नहीं आई? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। हो सकता है कि कोई वीकेंड पर आता हो। घर में कोई तस्वीर है किसी औरत की? नहीं। लेकिन क्या? लेकिन तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने एक फ़ोन कॉल का जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया था। असल में फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। मिस्टर जॉन रेनी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो कॉल मैंने रिसीव कर ली। वो कोई औरत थी और इसने बात अधूरी छोड़ दी। मिस विनिश, मैं घर में दाखिल होना चाहता हूँ। इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्या तुम पागल हो? तुम घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तस्वीरें लेने के लिए। इससे एक बेहतर कहानी बनेगी। आपके पास अब भी एक चाबी है ना? हाँ, लेकिन पुलिस ने इसे पीले रंग की टेप से बंद कर दिया है। वो किसी को भी दाखिल नहीं होने देगा। वो पिछले हफ्ते था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें $200 दूंगा, तुम मुझे बस अंदर जाने दो। मैंने अपनी बात में वजन डालने के लिए बटवे से 250 निकाले। तुमने 200 कहा, इसने आर्जी तवक्कुफ के बाद कहा और मेरा दिल बिल्कुल चलने लगा। तुम्हें यकीन है कि पुलिस को कोई परवाह नहीं होगी? यकीनन नहीं। मैंने पूरे एतमाद नजर आने की पूरी कोशिश की और रुबे आफ्ताब से कुछ पहले हम वहाँ पहुंचे। मारिसा काफ़ी घबराई हुई थी। वो सामने वाले दरवाजे के पास से ठहर गई। ये एक नेमत थी। मैं इसकी मौजूदगी में अपना काम नहीं कर सकता था। मैंने लाइट्स ऑन किए बगैर ही घर में चकराता रहा। बेडरूम्स में एक में कार्डलेस फ़ोन था। मैंने कॉलर आईडी लॉक के जरिए स्क्रॉल किया। इसकी इनकमिंग फ़ोन कांटेक्ट ना होने के बराबर थे। नाम की शिनाख्त के साथ कोई नंबर नहीं था, लेकिन एक नंबर से कई बार कॉल आई थी और अक्सर शाम के औकात में। ये मेरी मतलूबा चीज़ हो सकती थी। वापसी पर मारिसा खामोश रही जब तक कि हम इसके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक नहीं पहुंच गए। वो गाड़ी से निकली और इसका चेहरा सख्त और आवाज़ खुरदरी थी। मैं नहीं जानती कि आप कौन है मिस्टर रिपोर्टर, और जानना भी नहीं चाहती, लेकिन कैमरे के बगैर तस्वीरें लेना मुश्किल है ना? ये कहते हुए वो पीछे मुड़कर देखे बगैर अपनी बिल्डिंग की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैंने भी वहाँ से निकलने में देर नहीं की। कोई नुकसान नहीं, कोई गलती नहीं। उसे रकम मिली और वो मेरा असल नाम नहीं जानती थी।